हेलो एवरीवन, सुमित एवं क्वांटिफाई। कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोगों ने अभी तक के सारे पेपर बहुत अच्छे से दिए हैं एंड कल लास्ट शॉट है, हमें अच्छे से देना है। अंत भला तो सब भला, ऐसा कहा जाता है, तो वही करके दिखाना है। घबराहट होगी, नर्वसनेस होगा, आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको होता है। पढ़ाई की है इसलिए घबराहट हो रही है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उसे डर भी नहीं लगेगा। आप लोग को डर लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ाई की है। तो आखिरी समय पे रिवीजन का छोटा सा पैकेज दे रहा हूँ। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, आराम से देख लो, जैसे देखना है देख लो, बस आंखों के सामने से फॉर्मूला को फेर लो, क्योंकि कल ऐसा न हो कि क्वेश्चन आए एंड फॉर्मूला मिस हो जाए दिमाग से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आखिरी समय पे मैं फॉर्मूला का वीडियो दे रहा हूँ आपको। एंड जिन्होंने भी एलसीएम एंड एचसीएफ एंड रियल नंबर एंड प्रोबेबिलिटी नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। छोटा छोटा वीडियो है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला छूट ना जाए, क्योंकि मैथ बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बड़े दिल वाला सब्जेक्ट है। जो भी आपने अभी तक के पेपर में गलती की है, आप लोग सब कुछ सुधार सकते हो एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाके, तो परसेंटेज फिर भी हाई हो जाएगा। तो एक मौका और दिया है आपको, ठीक है, तो उसे यूटिलाइज करना है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखो एंड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, इतना तो कर ही सकते हो। चलो देखो वीडियो। ठीक है दोस्तों, हम लोग पॉलिनोमियल से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था। तो जिसने भी नहीं देखा है वो देख सकते हैं, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एज सच उसमें कोई ऐसा फार्मूला भी नहीं है जो आपको अलग से बताया जाए। एंड एलसीएम एंड एचसीएफ की रही बात, तो उसे 18 मिनट्स में मैंने कंप्लीट किया था। बहुत अच्छा सा वीडियो है एंड उसे फास्ट फॉरवर्ड करके 2x के स्पीड पे देख लेना, अगर हो सके तो बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम से पहले। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल का फटाफट कवर करेंगे। देखो, पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक इक्वेशन को ही पॉलिनोमियल का नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं। सब कुछ लिख के लाया हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो और टाइम भी सेव हो, क्योंकि टाइम ही अभी मैटर करता है। ठीक है, a0x का पावर n, ऐसे ही करके हम लोग इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब n-1 n-2 ऐसे करके अरेंज करते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी इक्वेशन मान लो x का पावर क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे करके हम लोग लिखते जाते हैं, क्योंकि हमें डिसेंडिंग टू बड़े से छोटा के तरफ लिखना है ना, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड प्रोवाइडेड दैट कि ये x का जो कोफिशिएंट है, ये कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यही हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल का डिग्री क्या बोलता है? अगर n का मतलब ये एक्सपोनेंट का अगर वैल्यू 1 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस b। ठीक है, जहाँ पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो ना, a अगर 0 के बराबर हो गया तो सिर्फ बचेगा कांस्टेंट b, इसलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, n का वैल्यू अगर 2 हम लोग रख दिए तो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, इसके बाद वाला चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसी भी x का पावर 2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही n का पावर मतलब n का वैल्यू अगर 3 रख दे तो उसका ये जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। वैसा ही प्रॉपर्टी है, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? फटाफट कवर करना है हमें, ठीक है ना। पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे दिखाते हैं? p ब्रैकेट x। ठीक है, जीरोस क्या होता है? मतलब उस x का ऐसा वैल्यू, अगर मैं उस वैल्यू को अगर मैं x के प्लेस पे पुट कर दूं तो वो पूरा जो पॉलिनोमियल है वो वैल्यू क्या निकाल के दे देगा? 0। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव एटलीस्ट 1 रूट। ठीक है, रूट बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट का हम लोग यूज करते हैं। उसी चीज को यहाँ पे पॉलिनोमियल में क्या बोलते हैं? हम लोग जीरोस बोलते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2 होता है मैक्सिमम, इसलिए मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 जीरोस हो सकते हैं। क्यूबिक में वैसे ही मैक्सिमम कितने तक जा सकते हैं? हम लोग 3 तक जा सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो,
ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, यहाँ देखो ए एक्स प्लस बी, ठीक है, मतलब इस x के प्लेस पे ऐसा वैल्यू पुट करना है कि ये पूरा जो वैल्यू है ये जीरो हो जाए। अब इस x के प्लेस पे क्या पुट करें, इसको देखो तो ए एक्स प्लस बी को हमें जीरो बनाना है। इसका मतलब x को एक तरफ रख के बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, ठीक है, माइनस बी बाई ए। मतलब इस x के प्लेस पे अगर माइनस बी बाई ए के फॉर्म वाला कोई भी चीज रख दे तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ये जीरो हो जाएगा। इसीलिए इसको जीरोस ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखो लेट सपोज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, इसको हम लोग उतारते हैं माइनस बी बाई ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नीचे ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ये जो कांस्टेंट है इसको उतारते हैं सी बाई ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चैप्टर, अगला चैप्टर का आ गया, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी वही सेम बात है, ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल में अंतर क्या होता है, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो जीरो के बराबर हम लोग इक्वेशन बना के लिखते हैं। ये इक्वल टू जीरो लिखा जाता है, वहां पे कोई इक्वल टू का साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सामने लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, इसमें से ए को क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स तो एक वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि ये बदलते रहता है एंड इसका वैल्यू होता है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब क्या है, ये ए उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा जहां पे ये लिख सकते हैं एंड ये जीरो नहीं होना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल सेटिस्फाइंग इक्वेशन इज कॉल्ड रूट। जहां पे हम लोग पॉलिनोमियल में उसे जीरो बोल रहे थे वही चीज यहाँ पे रूट है, ठीक है, वही तो मैंने बताया था, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटमोस्ट 2 रूट्स। अभी मैंने आपको बताया एटमोस्ट 2 रूट्स मतलब मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। इसका मैक्सिमम, इस इक्वेशन का मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसलिए इसका मैक्सिमम कितने रूट्स आ सकते हैं, 2 रूट्स आ सकते हैं। निकालने का 2 तरीका होता है, फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग सबको पता है, जिसे हम मिड टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, एंड श्रीधराचार्य मेथड, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे निकालते हैं, अल्फा और बीटा 2 रूट्स है, उसका माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन में ये वाला चीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान ये रखना है कि ये अंदर वाली चीज कभी निगेटिव नहीं आनी चाहिए वरना ये रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं एंड ये निगेटिव वैल्यू दे देगा, एंड रूट से बाहर निकलते ही पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए वरना ये इमेजिनरी हो जाएगा, आयोटा का केस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, डी हमेशा बड़ा होना चाहिए जीरो से, तब वो रियल एंड यूनिक रूट देगा। डी अगर जीरो के बराबर है तो रूट रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। अगर डी जीरो से छोटा हो गया, ठीक है, तो वो इमेजिनरी होगा, ये हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट कवर करना है, लेट नहीं करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोई भी टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करते बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है, आगे जाके ये क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, a को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, ये d को क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इस दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालने जाऊँ तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी डी होता है। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, छोटा बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, nth टर्म इसको बोलते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे कोई भी वैल्यू डाल के हम लोग nth टर्म निकाल लेते हैं। यहाँ पे nth टर्म का देखो क्या वैल्यू दिया हुआ है,
nth टर्म निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, सम ऑफ ए पी निकालना हो तो क्या करना है, n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अच्छा, सम निकालने का एक और फॉर्मूला होता है एपी में, n बाई टू। अगर आपको फर्स्ट टर्म दिया हो एंड लास्ट टर्म दिया हो एंड आपको सम पूछ रहा है एपी का, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, n बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, आ जाओ भैया ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, ये शेप क्या है, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसे हम लोग बेस बोलते हैं। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा से सटा हुआ जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन वो होता है बेस, एंड 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा साइज, ठीक है, उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैं उम्मीद ऐसा ही करता हूँ। ठीक है। अच्छा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। अच्छा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट किए p बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू पुट किए b बाई एच। इसको सॉल्व किए तो आ गया p बाई बी। मतलब टेन थीटा का अगर वैल्यू पूछे तो परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है। कॉसेक थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा उसी वैल्यू को हम लोग अगर पलट दिए, मतलब 1 बाई साइन थीटा कर दिए, तो वही चीज कॉसेक थीटा का वैल्यू हमें दे देगा। ठीक है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा ऐसे ही होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉट थीटा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। ये वैल्यू चार्ट आपका बहुत यूज होने वाला है एग्जाम में, ये हमें एक बार देखना होगा, अच्छे से देखना होगा। यहाँ पे ध्यान दो, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये दोनों अगर आपको याद है तो आपको पूरा टेबल याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग खुद निकाल लोगे। बस ये दोनों लाइन आपको याद होना चाहिए, स्टार लगा लो। ठीक है। साइन थीटा 0, 1 बाई टू, 1 बाई रूट टू, रूट 3 बाई टू, 1। इसको उल्टा लिख देंगे तो ये हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, कैसे प्रूव करना है, अब वो सब का समय जा चुका है, हम लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं तो फुल स्पीड में करना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, टेन को मैंने क्या बोला था, साइन बाई कॉस होता है। ठीक है ना, साइन बाई कॉस होता है, तो साइन बाई कॉस करोगे तो 0 बाई 1 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस वैल्यू पे देखो 1 बाई टू बाई रूट 3 बाई टू, इसको सॉल्व करें तो 1 बाई रूट 3। ऐसे ही करते करते ऐसे लिखेंगे। कॉट थीटा में क्या करेंगे, टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा उसी को उल्टा करेंगे। अच्छा, 0 मतलब नीचे क्या है, 0 बाई 1। अच्छा, कॉट थीटा में तो टेन का उल्टा होता है, तो 1 बाई 0, तो नीचे तो 0 आ नहीं सकता, इसीलिए इसे अनडिफाइंड बोलते हैं, सिंपल। अच्छा, सेक थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा में देखो 1 मतलब 1 बाई 1 है ये, उसका उल्टा करेंगे तो फिर भी 1 ही आएगा। रूट 3 बाई टू है, ठीक है, इसका उल्टा किए 2 बाई रूट 3 आ गया। ऐसे ही करते करते आपको ये टेबल पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, बहुत काम आएगा, मैं बोल रहा हूँ, कल आएगा क्वेश्चन, मतलब आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीन आइडेंटिटीज आपको एकदम याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसी में से अगर मैं निकालना चाहूँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां से मैं अगर सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर मैं टेन को उधर ले जाऊं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए, इसी को मैं उलट पुलट करके लिख सकता हूं। ये एक चीज आपको याद रहेगा, तो ये दोनों चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये तीन मोटे मोटे चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, देखो तीन टर्म मोटे मोटे याद रखो। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हाइपोटेनस को ही लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। मान लो कि कोई पर्सन यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है, तो ये जो लाइन बनेगा यहाँ से, ये इस ऑब्जेक्ट को
आते हुए देखेगा, तो ये बनेगा, जो इमेजिनरी लाइन बनेगी इस दोनों के बीच में, इसी को हम लोग लाइन ऑफ साइट कहते हैं, क्योंकि ये पर्सन इस लाइन ऑफ साइट से ही इसको देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, इसीलिए लाइन ऑफ साइट को हाइपोटेनस से आप लोग याद रखो, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से, मतलब थीटा जो बनाता है ये बेस से, ठीक है, उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंड ऐसे ही अगर ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा उसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। इतना याद रखो, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सबको पता है, डन। सरकमफ्रेंस क्या होता है? पेरीमीटर को ही जब सर्कुलर कोई फिगर आ जाता है तो उसे हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं, मतलब बाउंड्री होता है। इसका क्या होता है? 2 पाई आर। आगे बढ़ो। देखो इस सर्किल को एक कॉर्ड से, ये ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है, इसे 2 सेगमेंट में बांट दिया गया है। ये छोटा वाला सेगमेंट जो दिख रहा है आपको, इसे हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, एंड ये बड़ा वाला सेगमेंट को मेजर सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो इस सर्किल में इस रेडियस तो इक्वल होता है, ठीक है, तो 2 रेडियस से अगर हम डिवाइड कर दे इस सर्किल को तो ये सेक्टर होगा। एक ये सेक्टर, ये मेजर सेक्टर, मेजर मतलब बड़ा सेक्टर, एंड ये छोटा वाला सेक्टर, एंड इस दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा सर्किल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। एक अगर थीटा आपको दिया हुआ है तो अदर वाला क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा, सिंपल सी बात है। अच्छा, लेंथ ऑफ आर्क। आर्क मतलब बाउंड्री, मतलब आर्क की जब भी बात होगी तो 2 पाई आर की याद आनी चाहिए, ठीक है। तो हमें आर्क दिया हुआ है, मतलब उसे पूरा सर्किल का एरिया नहीं चाहिए, मतलब सरकमफ्रेंस नहीं चाहिए, उसे उस एंगल के द्वारा जितना वो आर्क बनाया जा रहा है उतना एरिया, मतलब उतना बाउंड्री दे दो, उतना ही मांग रहा है वो, ठीक है। कंप्लीट सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर इक्वल टू 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो जितना भी आपको एंगल दिया हुआ है उसे कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा। इसी को आप लोग ऐसे याद करते हो, मैं ऐसे करता हूँ 2 पाई आर इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 360, एंड जो भी डिग्री आपको बोले, जैसे मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये कर दो। इसी को लोग याद करते रहते हैं, याद नहीं करना है, समझ लेना है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? सेक्टर मतलब एरिया, मतलब उसी पूरे सर्किल में यहाँ से डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये थीटा दे दिया। अब आपको इस बीच का एरिया, पहले आपको ये आर्क पूछ रहा था, अब ये आर्क नहीं पूछ के ये एरिया पूछ रहा है। कैसे निकालोगे? पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है, हाँ सर होता है, ठीक है। 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर, 1 डिग्री का वैल्यू पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। थीटा आपको जो भी दे उसका वैल्यू चिपकाओ, आंसर लाओ, सिंपल। आगे बढ़े। देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्यूबॉइड शेप बहुत ही फेमस है, याद रखना, ठीक है। सी एस ए यहाँ नहीं होगा, यहाँ एल एस ए होगा, क्योंकि लैटरल सरफेस एरिया होता है, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ठीक है। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, ये तो रेक्टेंगल का हो गया, इंटू हाइट, एक एक्स्ट्रा चीज एलिमेंट ऐड हो गया इसलिए इंटू हाइट, ठीक है। टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अच्छा, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो एरिया आ जाता है, उसी में इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। ये 3D फिगर है इसलिए, समझ गए? बहुत ही सिंपल है, देखने का नजरिया वैसा होना चाहिए, ठीक है। क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में जैसे स्क्वायर में होता है उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, 3D वर्जन है क्यूब, ठीक है। जितने भी साइड्स होते हैं इसमें वो सारे एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए इसका यहाँ भी एल एस ए होगा, ठीक है। 4L स्क्वायर, ठीक है। टी एस ए क्या होगा? 6L स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा? 3 बार L को मल्टीप्लाई कर दो, ये B नहीं है ये L है, ठीक है, इसलिए L क्यूब होता है। अच्छा, सबसे जब भी एरिया की बात होगी ना
तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये हमेशा स्क्वायर में आएगा यूनिट, ठीक है, याद रखना। एंड जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो 3 एंटिटीज हम लोग देख रहे हैं, हर चीज़ में 3 एंटिटीज मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए जब भी वॉल्यूम की बात होगी तो क्यूब में आएगा यूनिट, हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े। राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट होता है, रेडियस होता है, सीएसए, सीएसए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि एलएसए होता है लैटरल सरफेस एरिया, वही चीज होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। राउंड फिगर है इसलिए सीएसए। क्या होता है 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सीएसए तो ऐड किए ही, ये पूरा ऐड किए ही, बट ऊपर और नीचे वाला भी ऐड कर दो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर को कॉमन निकाल लिए, एच प्लस आर अंदर छोड़ दिए, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, राइट सर्कुलर कोन की बात कर लेते हैं। सीएसए क्या होता है पाई आर एल। अच्छा, एल क्या होता है ये वाला, ये जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। सीएसए क्या होता है पाई आर एल, ठीक है। आपको ये हाइट दे देगा, ये रेडियस दे देगा, इसको निकालने के बाद आपको सीएसए निकालना पड़ेगा, आप लोग वो कर लेना, ठीक है। टीएसए क्या होता है, टीएसए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सीएसए इसमें तो ऐड होगा ही, बट ये जो एक्स्ट्रा ये वाला नीचे वाला बेस का जो सर्कुलर एरिया है इसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। कॉमन निकाले अंदर छोड़ दिए, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, इसी में अगर मैं यहां से ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है, ये वाला शेप, तो आपसे अगर घुमा के पूछे कि एक सिलेंडर में, राइट सर्कुलर सिलेंडर में कितने कोण बन सकते हैं मैक्सिमम, तो 3 कोण बन सकते हैं, ठीक है, याद रखना। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिंपल। स्फेयर, ठीक है, स्फेयर का सीएसए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। सीएसए एंड टीएसए स्फेयर का एकदम सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्लियर। आगे बढ़ो। हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर स्फेयर को ही आधा से कट कर दिए तो ये हेमिस्फेयर बन गया। क्या हो गया सीएसए क्या होता है 2 पाई आर, क्योंकि उसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, उसको आधा कर दिए तो क्या बचा 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, टीएसए में तो सीएसए ऐड होगा ही, प्लस ये वाला जो एरिया निकल के आ गया कट करने से, वो चीज हमें जोड़ देना है, तो क्या बन गया टीएसए 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम को, अच्छा पूरा वॉल्यूम 4/3 था, 4/3 पाई आर क्यूब था, उसको हम आधा कर रहे हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब को अगर हम हाफ कर दे तो क्या बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है, ठीक है। आगे बढ़ो। फ्रस्टम, कोन को ही एक्सटेंड कर दिया गया है, 3D बना दिया गया है, ठीक है। उसी को देखो, इसमें एक हाइट, ये छोटा वाला रेडियस, ये बड़ा वाला रेडियस एंड स्लैंट हाइट, सब कुछ जोड़ दिया। सीएसए क्या हो गया पाई आर एल निकालते थे कोण का, यहाँ पे 2 रेडियस है तो दो बार निकालना पड़ेगा, उसको कॉमन लेके लिख देना, सिंपल। टीएसए कैसे निकालेंगे पाई आर, सीएसए तो ऐड करेंगे ही, बाकी जो ऊपर वाला एरिया एंड नीचे वाला एरिया दोनों को अलग अलग ऐड कर दो। ऐसे करके याद करोगे, ऐसे याद करना ही नहीं है, शेप को बनाओ एंड उसको ध्यान से देखो, उसी में आपका फॉर्मूला छिपा हुआ है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग वैसी होनी चाहिए। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं 1/3 पाई एच, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए, 2 रेडियस का स्क्वायर जोड़ दो एंड इंटू आर, इंटू छोटा वाला आर इंटू बड़ा वाला आर, ठीक है। आगे बढ़ो। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मतलब पेंसिल को अगर आप काट के देखो तो वो उसका जो अंदर जो ग्रेफाइट होता है उसको अगर निकाल लिया जाए तो वो सिलेंडर बन जाएगा, या फिर मोटा वाला पाइप ऐसे निकाल, वो भी हॉलो सिलेंडर का ही एक एग्जांपल है। थिकनेस कैसे निकालते हैं, ये छोटा वाला रेडियस, ये बड़ा वाला रेडियस, तो थिकनेस क्या आ जाएगा आर माइनस बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर, ठीक है। तो थिकनेस ये हो गया, ठीक है। सीएसए कैसे निकालेंगे, बाहर वाला पूरा वो कर्व सरफेस एरिया इंटू जो अंदर वाला हॉलो है वो कर्व सरफेस एरिया, तो बाहर वाला 2 पाई बड़ा वाला आर इंटू एच,
प्लस अंदर वाला 2 पाई आर एच, इसको कॉमन लिए 2 पाई और एच कॉमन निकल गया, बड़ा वाला आर प्लस छोटा वाला आर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। रुको 1 मिनट। अच्छा, टी ए से कैसे निकालते हैं, ये देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऐड करेंगे ही, बाकी कौन सा बचा, ये वाला एरिया देखो, ये तो खाली है, ये तो ओपन सरफेस है, इसमें तो कुछ नहीं है, हॉलो है, तभी तो हॉलो सिलेंडर बोल रहे हैं। तो बचा कौन सा, ये वाला एरिया। अच्छा, ये बड़ा वाला सर्किल में से ये छोटा वाला सर्किल माइनस कर दोगे तो ये एरिया निकल गया कि नहीं निकल गया? हाँ सर निकल गया। कैसे निकालोगे, पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटा वाला आर का स्क्वायर, ऐसे करके ये एरिया निकल गया एक। तो ऐसा ऐसा कितना एरिया, 2 एरिया है, ऊपर भी है नीचे भी है, आइडेंटिकल है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी को हमें इसमें ऐड कर देना है, बस ये हो गया टी एस से, सिंपल।